मैं सारी ऑडियंस से, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं इस चैनल के, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अगर जो लोग भी हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, वो लोग नहीं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ साथ वो लोग भी जो सिलेक्टेड हैं, उन लोगों से भी अपील है कि वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी इस चैनल से मिलती है। क्योंकि ना तो गवर्नमेंट आपके हाथ में है, ना तो आपके हाथ में आयोग है, और ना तो आपके हाथ में वो लोग हैं जो कथित तौर पर पेपर बेचते हैं और नकल करते हैं। तो जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो आप दिमाग अपना लगा के अपनी शारीरिक और मानसिक एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं? ऐसा भी नहीं है कि आप फार्म नहीं भरेंगे, फार्म आपने भी भरा है, फार्म हर कोई भरता बिल्कुल। है, परीक्षा भी आप देने जाएंगे, फिर भी आप निगेटिव एटीट्यूड लेके क्यों जी रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है। बात कर रहा हूं, मेरे भी मन में एग्जाम देने के पहले यह डाल दिया गया था मेरे मित्रों के द्वारा कि इस तरीके से चयन नहीं होता है। वहां पे मेरिट या तो बहुत हाई जाएगी, या तो क्या बोलते हैं कि कोई सेटिंग होती है, कोई अप्रोच होता है, तभी सिलेक्शन होता है। तो यह एटीट्यूड लेके मैं गया था, तो मैंने बिन मर्जी का ऐसे पेपर दे दिया था। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही, ठीक है यार होना है, नहीं तो क्या मतलब है, कैसे भी करके चले आओ, तो पेपर दे के मैं चला आया था। अब बाद में जब मेरिट आई तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरा स्कोर तो शुरू के 15 लोगों में है। जब लोगों से आदमी पूछने लगा तुम कितना की हो, तुम कितना की हो, तो मुझे ये समझ में आया कि यार यह तो स्थिति मेरी अच्छी है, मेरा तो सिलेक्शन हो सकता है। तब जब इंटरव्यू की डेट आई, तब जाके मैं सीरियस हुआ। यही काम अभी हो रहा है, जहां हम जितने कमेंट्स देखते हैं, मैं किसी को सर्टिफाइड नहीं कर रहा हूं कि कहां अच्छा है कहां बुरा है। अगर सर यूनिवर्स में पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिव पोल और बिल्कुल। निगेटिव पोल एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, तो निश्चित तौर पर हर एक सोसाइटी में पॉजिटिव और निगेटिव तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से भी सफलता पाते हैं, कुछ लोग सही तरीके से भी सफलता पाते हैं। यह तो निश्चित है कि हर सोसाइटी का अपना रूल है, पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का। मैं किसी को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आपको अपने साथ साथ जस्टिस करना है। आपको अगर अपने साथ जस्टिस करना है तो आपको अपना मेंटल एटीट्यूड ठीक रखना पड़ेगा। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं रहेगा, तो निश्चित है कि आप उसे लाइट लेंगे और बिन मन का पेपर देके चले जाएंगे, और अंतिम में यह पता चलेगा, यह आपको फील होगा कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया होता तो एक क्वेश्चन और कर लिया होता, तो 2 नंबर मेरे बढ़ गए होते और मेरा चयन हो जाता। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी, और आज के इस वीडियो में भूगोल में, जियोग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, और नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट के लिए नेट जीआरएफ ठीक तरीके से कैसे प्रिपेयर करें ताकि पहले अटेम्प्ट में ही आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए। नेट जीआरएफ निकालने से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक की सारी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ साथ आपके टीवी स्क्रीन पे हैं, आपने इसके पहले जो एक कॉन्फ्रेंस वीडियो हम लोगों ने बनाया था, हमने एक सेशन रिकॉर्ड किया था, उसमें भी आपने सर को देखा होगा। सर का नाम है डॉक्टर नईम खान, और सर भूगोल में विज्ञापन 50 में चयनित हुए हैं। सर से उस वाले वीडियो में, जो इसके पहले हमने कॉन्फ्रेंस वीडियो बनाया था, मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत इंप्रेस हुआ था। और सर का जो एक्सप्लेनेशन था तैयारी को लेके, वह इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग और कीन लर्निंग को बताता है। किस तरीके से इन्होंने बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट करके सिलेबस को, और कहाँ कहाँ मुख्य मुख्य जहां पर गलतियां कैंडिडेट करते हैं, उसके बारे में उस वीडियो में इन्होंने बताया था। आज हम लोग बात करेंगे सर के साथ कि भूगोल में किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। सबसे पहले सर का स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर। और मैं सारी ऑडियंस से, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं इस चैनल के, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि अगर जो लोग भी हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, वो लोग नहीं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ साथ वो लोग भी जो सिलेक्टेड हैं, उन लोगों से भी अपील है कि वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे अधिकार होते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी इस चैनल से मिलती है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं नेट जीआरएफ की, यूजीसी, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, या पीजीटी की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये यूजफुल चैनल। तो मैं यही बहुत बहुत कहूंगा, मैंने धन्यवाद काफी सर। मैं इस इस चैनल का फायदा चैनल उठाया था। पर उच्च शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी चीजें लेके आता हूं। जो लोग नए नए बिल्कुल। ज्वाइन करते हैं किसी जॉब को, उनको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इसके पहले के क्या नियम हम्म। कानून थे, बहुत सारी चीजें मैं लेके आने का प्रयास करता हूं और मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही
मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों में से जितने लोग कमेंट मेरे चैनल पे करते हैं, किसी वीडियो पे करते हैं या ईमेल पे मेरे से बात करते हैं, मैं उनको जितनी चीजें मुझे पता है उसको बताने की कोशिश करता हूं, प्रॉपर जियो अवेलेबल कराता हूं, और अगर जो चीजें मुझे नहीं पता रहती हैं उसको मैं ढूंढ के भी बताने की पूरी कोशिश करता हूं। पूछा था पहले, उस पर हम आते हैं। सर ने पूछा कि आपने मेंटल स्टेटस क्या था, किस क्या सोच थी तैयारी को लेकर, जब आपने हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, तैयारी कैसे की, क्या से माइंड मेकअप किया। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 2016 में एडवर्टीजमेंट 47 आया था। तो सबसे पहले मैंने एडवर्टीजमेंट 47 में अप्लाई किया था। उस समय क्या था कि मेरा एमए हो चुका था और एमफिल में मैं एमफिल कर रहा था अपना। उस टाइम मैंने तैयारी करना शुरू की, फॉर्म फिलअप किया, तो 2 साल तक तो एग्जाम ही नहीं हुआ। 16 में फॉर्म फिलअप किया गया, 19 में एग्जाम हुआ था, तो बीच में 2 ढाई 3 साल का गैप था। तो जैसे ही एग्जाम की डेट आई, तो उस समय क्या है, वो सीरियसनेस नहीं थी उस मतलब कि किस तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन हमने तैयारी की। और मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई उस समय, उसके में मैंने बहुत लंबी तैयारी नहीं की थी, टेक्स्ट बुक कम पढ़े थे। मैंने शॉर्टकट, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी के 2 मेथड होते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म स्टडी की मेथड होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, और दूसरा शॉर्टकट मेथड होता है। मतलब शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट टर्म मेथड बोल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी किसी और काम में बिजी है, इतना टाइम नहीं दे सकता, और उसके पास लिमिटेड टाइम है, 2 महीने है मान लीजिए, या 1.5 महीना है, तो उसमें वो सारी टेक्स्ट बुक पढ़ पाएगा तो वो उसका सिलेबस कवर नहीं हो सकता। और टेक्स्ट बुक पढ़ पाएगा तो वो 2 महीने में कवर ही नहीं कर सकता सारा सिलेबस, जितनी डिमांड है सिलेबस की। तो मैंने एडवर्टीजमेंट 47 के लिए क्या किया था, सबसे पहले मैंने, उससे पहले एडवर्टीजमेंट 46 हो चुका था हायर का, मैंने वो पेपर उठाया, मैंने पेपर को सॉल्व किया, मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला। मुझे लगा ये क्वेश्चन तो काफी इजी हैं, जो हम लोगों ने बीए में एमए के लेवल पे स्टडी की है, उसी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन का लेवल बहुत उच्च नहीं है जो हम नहीं कर सकें। उसके बाद में जब मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, मुझे लगा कि मैं भी इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के 2 पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व किया। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि जो मेरे नोट्स हैं ज्योग्राफी के, उसको मैं पढ़ूंगा, उसके साथ साथ में मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता रहूँ, जिससे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने पहले एडवर्टीजमेंट 46 वाला क्वेश्चन पेपर हल किया। उसके बाद में मैंने यूजीसी के कम से कम 24-25 सेट उठाई सर। ये महसूस हुआ कि ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है सिलेबस उससे उससे थोड़ा बाहर जा रहा है, और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैंने कोई मॉडल पढ़ा है, कोई थ्योरी पढ़ी है भूगोल की, लेकिन मैंने पढ़ी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा है वो उस थ्योरी से जो मैंने स्टडी की है, मैं ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। मैंने तुरंत एक कॉपी बनाई, उसमें उस क्वेश्चन को नोट डाउन किया, उसका आंसर लिखा, और मैंने हाईलाइट करके उसको बुक में नोट कर लिया। उसके बाद में मैं क्वेश्चन पेपर हल करता गया, सारे सेक्शन को देखता चला गया कि किस सेक्शन में मुझको दिक्कत आ रही है। जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक सेक्शन होता है सिलेबस का, मैंने उसको देखा कि उससे 20 30 35 क्वेश्चन मुश्किल से होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, जो लिमिटेड विद्वान है, बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन उसको बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। मैंने उन क्वेश्चन को नोट डाउन किया, और बाकायदा फिर उनकी जो मॉडल थी उसको दोबारा पढ़ा। तो फिर मुझे उससे बहुत बेनिफिट मालूम किया सर। मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किया एडवर्टीजमेंट 47 वाला, उसमें मेरे आउट ऑफ 182 क्वेश्चन ठीक थे। जैसे ही आंसर की आई, मैंने चेक किया, मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस हुआ कि मैंने इतनी कम प्रिपरेशन में मैंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया। तो मुझे उससे बल मिला, लेकिन मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मेरे नंबर 16 ही इंटरव्यू नंबर मिले थे, तो उस वजह से मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया था अनरिजर्व कैटेगरी में। तो उसके बाद फिर मैंने एडवर्टीजमेंट 50 की तैयारी के लिए मैंने स्ट्रेटजी अपनी सर चेंज की। फिर मैंने टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास लंबा समय था। फिर कुछ समय तक एडवर्टीजमेंट नहीं आया, एडवर्टीजमेंट आ गया, उसके बाद फिर मैंने सिलेबस को उठाया, सारे सेक्शंस को कवर किया, और सेक्शन को कवर करते करते फिर मैंने वही स्ट्रेटजी, वो वाली स्ट्रेटजी नहीं छोड़ी जो मैंने पहले अपनाई थी। एक तो हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाएं, टेक्स्ट बुक को पढ़ें, सारी डिटेल में सारे मॉडल जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, उसको पढ़ें, क्योंकि हर विषय में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो थ्योरेटिकल कंसेप्शुअल क्वेश्चन होते हैं, और दूसरे क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, जिसको हमें चाहकर न चाहकर भी रटना ही पड़ता है, वरना वो दिमाग से स्किप हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपने स्टडी इस समय कर लिया, लेकिन 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आप देखेंगे तो आप भूल जाएंगे, वो आंकड़ा आप भूल जाएंगे, डेटा याद नहीं रहेगा। गूगल में बहुत भाग ऐसा है जो फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें आते हैं, डेटा है काफी। तो वो मैंने वो स्ट्रेटजी भी अपनी कंटिन्यू रखी। उसके बाद में टेक्स्ट बुक का मेथड भी अपनाया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि एडवर्टीजमेंट 50 को किसी हालत में बच के नहीं जाना देना है। एक सीट, जैसे मैं आपका बीच बीच में वीडियो, आपको सारी वीडियो देखता था, तो आपकी हमेशा ये रहता था कि जैसा जैसा भी माहौल है, सब तरफ जैसे निगेटिविटी है,
कि करप्शन होता है या ये होता है, इंटरव्यू में पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद भी एक सीट आपको सिक्योर करनी है, ये मान के चलना है कि मुझे एक सीट पानी है। और ये आप, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका रिटेन अच्छा अच्छा हो चुका है, तो इंटरव्यू में चाहकर भी आपको वो निकाल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी रैंक थोड़ी घट जाए, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकते अगर आपका रिटेन बहुत अच्छा हो गया है। तो एडवर्टीजमेंट 47 से मेरा बेस पड़ा, और 50 की तैयारी मैंने फिर दो स्ट्रेटजी अपनाई। मैं साथ साथ सर पढ़ाई करता था दोपहर तक, और दोपहर के बाद में क्वेश्चन पेपर हल करता था। क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिले मुझे? मैंने छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, मैंने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर दोनों के पीजीटी में होता, क्योंकि उनका राजस्थान वालों का लेवल बहुत हाई है। तो अगर हम उनका लेक्चरर के लिए जो पेपर होता है उसको भी हल करें, तभी हमें इस बार अपने वाले से ज्यादा डिफिकल्ट मालूम देगा। इसको हल किया, और जहां से भी मुझे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार का तो पेपर होता ही नहीं है, यूपी के पुराने पेपर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, या पहले और एग्जाम हुआ करते थे जो भूगोल के कहीं भी, उत्तराखंड का, सॉरी, उत्तराखंड का पेपर वो मैंने हल किया, उससे सर बहुत हेल्प मिली। लेकिन ये चीज याद रखें, जिस समय आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हो, पेपर हल करते हो, तो जिस क्वेश्चन में आपको ट्रिक मालूम दे कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा, या ये क्वेश्चन मुझसे हल नहीं हो पा रहा है, मैंने इसको पढ़ लिया है इसका डिटेल, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको तुरंत ही मतलब नोट डाउन कर लें कॉपी में, एक कॉपी नोट्स बना लें, और उस कॉपी का भी रिवीजन बार बार करते रहें चले। ऐसा नहीं कि आपने नोट बना लिए फिर रख दी, उसको बार बार रिवीजन करते चले, पढ़ते चले। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए मैंने हमारे यहाँ कॉपन एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, कॉपन, कॉपन का आपने क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ा, जलवायु वर्गीकरण पढ़ा, जलवायु वर्गीकरण के बाद में भी क्वेश्चन ऐसे आए एग्जाम में जो आप हल नहीं कर पा रहे हो, और आपने एक तरफ से पढ़ भी लिया है, तो कहीं ना कहीं इशू है, या आप सही से जो चीज है वो मेमोराइज नहीं कर पाए, या कंसेप्ट को समझ नहीं पाए हो। आपने क्वेश्चन हल किए, आपको लगा नहीं, ये क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पढ़ चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी प्रेपरेशन में कहीं ना कहीं कमी है। ये चीज कब रियलाइज होगी आपसे? ये क्वेश्चन पेपर जैसे ही हम हल करते हैं सर, तब ये चीज हमें रियलाइज होती है कि मेरी तैयारी में कुछ कमी है। मैंने वो टॉपिक कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मैं इस क्वेश्चन को नहीं कवर कर पा रहा हूँ। उसके लिए क्या करें? आप दोबारा से उसी टॉपिक पे जाएं, किसी टेक्स्ट बुक को उठाएं जो आप पढ़ते हो, दोबारा उसको एक नजर से देखें सारी चीजें, और कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े पूछे जाते हैं उसको तुरंत कॉपी में लिख लें और उसको रिवीजन करते चलें। इससे बहुत हेल्प मिलती है। मैंने ये देखा कि मैंने कम से कम 8 10 या 6 7 क्वेश्चन का ऑल ओवर से एज ले लिया इस महीने में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आते थे जो लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सिलेबस जो होता है आपके विषय का, आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है, ये आप बात मानिए कि आपको एग्जामिनर बना दिया जाए तो एक लिमिट के बाद आप क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे ही। इतना स्कोप आपके पास नहीं है कि क्वेश्चन को आप कहीं और से पूछ लें, उस सिलेबस से पूछना ही है, तो उससे बहुत क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन पूछने का तरीका आप चेंज कर सकते हो, तो ये चीज जरूर करें। आप इसको स्ट्रेटजी अपनाएं, एग्जाम के बाद आप देखना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। कम से कम 2 4 4 5 6 क्वेश्चन और लोगों से आप ज्यादा कर लेंगे, जो क्वेश्चन और लोगों को ऐसा लगता है कि अटेम्प्ट नहीं कर सकते या बिल्कुल ही बाउंस मार रहे थे, लेकिन आपको वो इजी लगेंगे करते पे। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ज्यादा मैं आपको जी बीच सर। में नहीं टोक रहा था, 2 3 प्रश्न मेरे दिमाग में आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह मनो जियोग्राफी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और सारी चीजें आप बताते चले गए। जीएस का क्या रोल देखते हैं आप सिलेक्शन में? सर मैं ये बताऊं कि जीएस ऐसा ही है, इतना कंपलसरी जीएस है जैसे इंटरव्यू का सिग्निफिकेंस है सिलेक्शन के लिए, वैसे ही जीएस का भी सिग्निफिकेंस इंटरव्यू के लिए है। एक बात मैं अभी आपको बोल रहा था कि जीएस का आपके जो विषय होते हैं, ज्यादातर लोग से आप बात करेंगे, जैसे आपने पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें सब लोगों ने कहा कि मुझे अपने विषय में ज्यादा समस्या नहीं थी, मेरे सब्जेक्ट में मैं कंफर्टेबल था, कॉन्फिडेंस था कि मैं चीजें कर लूंगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही जीएस का क्वेश्चन सेक्शन आता है, तो हर लोगों के लिए अलग अलग, कुछ लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं करते कि जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, उसमें इतनी सारी चीजें पूछी जाती हैं, करंट अफेयर को 5 6 क्वेश्चन के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ली जाए। तो ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता है जीएस, तो ऐसा मान लीजिए कि आपकी कुंजी है, की है सक्सेस की, मैं यही कहूंगा। तो उसमें अगर कुछ लोग हैं, क्योंकि इसमें रेंज ज्यादा रहती है, आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आप 2 4 4 5 क्वेश्चन की रेंज ले सकते हैं, किसी और से रेंज ले सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें आप 6 7 8 क्वेश्चन का भी एज ले सकते हो, सिर्फ 30 क्वेश्चन, वहाँ 70 क्वेश्चन में आप 4 5 क्वेश्चन का एज ले पाओगे। तो ज्यादातर जिन लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ किया होता है और तैयारी की होती है, तो सब्जेक्ट में थोड़ा 19 20 का डिफरेंस, 20 22 का डिफरेंस रहता है तैयारी में, लेकिन जीएस में काफी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का एकेडमिक बैकग्राउंड अलग अलग है। तो जो लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं,
वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं खुद के लिए जीएस के पेपर। और जो लोग एकेडमिक्स में हैं वो थोड़ा इसमें कमजोरी महसूस करते हैं। वो बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मेरे तो 16 ही ठीक थे, सिर्फ 17 ही कर पाया, 15 ही क्वेश्चन हो पाए ठीक जीके। और एक जो तैयारी वाला बंदा होता है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, वो 25 26 27 कर लेता है, कुछ कुछ 22 23 24 कर लेते हैं। तो 6 7 क्वेश्चन का आपको वहाँ पे एज मिल जाता है। और सब्जेक्ट में भी आप और लोगों से खराब परफॉर्म नहीं करते, और लोगों के आसपास आपका स्कोर रहता है। तो 5 6 क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस आप खुद अंदाजा लगाओगे कि बहुत रेंज नहीं होता जो टॉपर होता है या लोगों के मार्क्स के डिफरेंस होता है। 2 4 लोगों को छोड़ दीजिए टॉप वाले, उसके जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो पॉइंट का डिफरेंस रहता है, 0.5 0.23 0.25 इतने मार्क्स का डिफरेंस रहता है। कभी तो सर जीएस को मेरा बिल्कुल मानना इग्नोर नहीं ये करें। है, और सर मेरा ये मानना है कि पढ़ाई तो हर कोई करता ही है। मैं कहता हूं कि कोई नेट जेआरएफ निकाल के अगर वो आया है तो निश्चित तौर पर उसे विषय की जानकारी होती है। और ऐसे स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वर्तमान में पेपर आ रहा है, मैं नेट जेआरएफ के पेपर से थोड़ा सा उसको कमजोर आंकता हूं। और मुझे मेरा ये मानना है व्यक्तिगत बिल्कुल तौर पर कि थोड़ा सा उससे हल्का होता है। अब बिल्कुल प्रश्न यह उठता है कि मेरा ये मानना है सर कि सारा खेल तैयारी का नहीं, मानसिक मनोवृत्ति का है। मेंटल एटीट्यूड का सारा खेल होता है। मैं जब तैयारी करता था तो एक अनुभव शेयर करता हूं आपके साथ कि मैं जब ये पेपर देने हायर का आया था विज्ञापन 46 में, तो मैं यह मान के पेपर देने आया था कि मेरा नहीं होगा। मतलब मैं इसी एटीट्यूड के साथ आया था कि मेरा नहीं होगा। और तो इसमें सर एक बात मेरे को उस समय पे देखने को मिलती थी कि जब आप अभी यह भी हो रहा है, यही चीज अभी के जो कैंडिडेट हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक एटीट्यूड या तो उनके फ्रेंड्स डाल दे रहे हैं, या तो उनकी संगति जिसके साथ भी बन रही है, या मार्केट में इस तरीके से एक एटीट्यूड जो है वह सींचा जा रहा है कि वहां पर आयोग में चयन ऐसे ही नहीं होता है। आपको उसमें कुछ न कुछ गलत काम करना पड़ता है जिसकी वजह से आपका चयन होता है। इस तरीके की चीजें एटीट्यूड में डाल दी जाती हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे भी मन में एग्जाम देने के पहले यह डाल दिया गया था मेरे मित्रों के द्वारा कि इस तरीके से चयन नहीं होता है। वहां पे मेरिट या तो बहुत हाई जाएगी, या तो क्या बोलते हैं कि कोई सेटिंग होती है, कोई अप्रोच होता है, तभी सिलेक्शन होता है। तो यह एटीट्यूड लेके मैं गया था, तो मैंने बिन मर्जी का ऐसे पेपर दे दिया था। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही ठीक है यार, होना है, नहीं तो क्या मतलब है, कैसे भी करके चले आओ, तो पेपर दे के मैं चला आया था। अब बाद में जब मेरिट आई तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरा स्कोर तो शुरू के 15 लोगों में है। जब लोगों से आदमी पूछने लगा तुम कितना किए हो, तुम कितना किए हो, तो मुझे ये समझ में आया कि यार यह तो स्थिति मेरी अच्छी है, मेरा तो सिलेक्शन हो सकता है। तब जब इंटरव्यू की डेट आई तब जाके मैं सीरियस हुआ। यही काम अभी हो रहा है, जहां हम जितने कमेंट्स देखते हैं, मैं किसी को सर्टिफाइड नहीं कर रहा हूं कि कहां अच्छा है कहां बुरा है। अगर सर यूनिवर्स में पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिव पोल और बिल्कुल निगेटिव पोल एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है, तो निश्चित तौर पर हर एक सोसाइटी में पॉजिटिव और निगेटिव तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग गलत तरीके से भी सफलता पाते हैं, कुछ लोग सही तरीके से भी सफलता पाते हैं। यह तो निश्चित है कि हर सोसाइटी का अपना रूल है, पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का। मैं किसी को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आपको अपने साथ साथ जस्टिस करना है। आपको अगर अपने साथ जस्टिस करना है तो आपको अपना मेंटल एटीट्यूड ठीक रखना पड़ेगा। अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ठीक नहीं रहेगा तो निश्चित है कि आप उसे लाइट लेंगे और बिन मन का पेपर देके चले जाएंगे, और अंतिम में यह पता चलेगा, यह आपको फील होगा कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया होता तो एक क्वेश्चन और कर लिया होता तो 2 नंबर मेरे बढ़ गए होते और मेरा चयन हो जाता। तो कुल मिला के सारी चीजें मैं देख रहा हूं, जो एक माहौल बना हुआ है उसमें सारा जो मैटर एटीट्यूड का है। तो मैं सारे कैंडिडेट से, आपने बहुत बढ़िया सलाह दिया, रणनीति की सलाह दी आपने कि किस तरीके से मैंने विज्ञापन 47 का अनुभव का लाभ लेके किस तरीके से मैंने विज्ञापन 50 को अपना मैनेज किया। हमारी गलतियों से, आपकी गलती से, अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उनकी गलतियों से, आप लोग कहीं ना कहीं सबकी गलतियों से वह सीखिए और वह गलती अपने एग्जाम में मत करिए। आप काम करते हैं तो आप बाकी सारी चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि ना तो गवर्नमेंट आपके हाथ में है, ना तो आपके हाथ में आयोग है, और ना तो आपके हाथ में वो लोग हैं जो कथित तौर पर पेपर बेचते हैं और नकल करते हैं। तो जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो आप दिमाग अपना लगा के अपनी शारीरिक और मानसिक एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं? ऐसा भी नहीं है कि आप फार्म नहीं भरेंगे, फार्म आपने भी भरा है, फार्म हर कोई भरता बिल्कुल है, परीक्षा भी आप देने जाएंगे, फिर भी आप निगेटिव एटीट्यूड लेके क्यों जी रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है।
तो यह कुछ चीजें मेरे मन में थी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहा, आपका भी इसमें इनपुट कुछ लेंगे एटीट्यूड को लेके, जो बहुत मैटर करता है सर। आपने सर विनीत सर, आपने ये सोल जो कहते हैं, पूरी समस्या की सोल को उठा दिया है, एक जो उसकी आत्मा है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की, या मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, तो वो यही बात करते हैं कि कोई अब सीट बिक चुकी है, अब तैयारी करने से क्या फायदा। और ये जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर अपनी तैयारी का, कि मैं एग्जाम देने गया, मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने सोचा ऐसा नहीं होता है, और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं थोड़ी पुश और कर देता, थोड़ी मेहनत और लगा देता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं सेम बता रहा हूँ, बिल्कुल बाय हार्ट बोल रहा हूँ, कि कई लोगों ने मुझे, मेरे करीबी दोस्तों ने ऐसा कहा कि हमने वो मेहनत नहीं की उस तरीके से, और हमारे अंदर ही थोड़ी कमी थी, अगर हम थोड़ी और मेहनत कर लेते हमारा सिलेक्शन हो जाता। और मैं इसका बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कि मेरा खुद भी सिलेक्शन, आप मेरी बात पे यकीन करें कि मैंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया है। और ऐसा मैं ही नहीं, मेरे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोस्त जान पहचान के, जिन्होंने एक भी पैसा नहीं किया है। हाँ, थोड़े और एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी को कभी भी वीक नहीं रखना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको शेयर करना चाहता हूँ। 2019 का सितंबर में मेरा इंटरव्यू था, अक्टूबर में इंटरव्यू था एडवर्टीजमेंट 47 का। तो रिटर्न में मेरा एग्जाम अच्छा हो चुका था, सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप पॉजिटिव रहिए, सिलेक्शन के हाई चांसेस हैं। तो मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू को मैं अपने दिल से बता रहा हूँ कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी इंटरव्यू की नहीं हो पाई थी। मैं या तो मेच्योरिटी नहीं थी, या मैं उस चीज़ को डीपली समझ नहीं सका कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे होती है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू मेरे कम नंबर आए, और कम नंबर आने भी चाहिए थे, क्योंकि मेरी तैयारी ठीक नहीं थी। मैं पैनल को ब्लेम करूं, या करप्शन को ब्लेम करूं, या और लोगों ने, वो मैंने खुद को दोष दिया। मैंने आके रियलाइज किया, मैंने बहुत पछतावा किया कि इंटरव्यू में मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मैं उस क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर सक रहा था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मैंने एडवर्टीजमेंट 50 का जब मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में सब मैंने रियलाइज किया कि मुझे वो वाली गलती दोबारा नहीं करनी, कमी मेरे ही अंदर थी। मुझे और चीजों पे नहीं एक्सक्यूज देना कि वहां पे ये था वो था। एक्सक्यूज देने से क्या होता है, जैसे विनीत सर ने कहा कि दो तरीके की एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम दूसरे को एक्सक्यूज देते हैं, और अपनी कमियों का हम जुम्मा किसी और के ऊपर डाल देते हैं, तो हम अपनी कमियों को सुधारते नहीं, बल्कि हम उसके आधार पर खुद को और लेजी बना लेते हैं। और उससे ये होता है कि हमारी तैयारी पे नेगेटिव असर पड़ता है। और उसके बाद हमें रियलाइज होता है, तो उसकी एक कहावत बोली जाती है, जब फिर क्या होत पछतात जब चिड़ियां चुग गई खेत। एग्जाम हो जाने के बाद में फिर आप पछताते हो कि मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती, फिर उसका कोई भरपाई, उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। तो उस चीज बिल्कुल को सही कह बिल्कुल रहे नहीं हैं सर। दिमाग से निकाल दें कि नेगेटिव, कि ये होता है वो होता है, अपनी तैयारी पे ध्यान दें। बाद में मैंने बहुत लोगों को पछताते देखा है, बाद में नहीं पछताना। जो आपने एडवर्टीजमेंट, ज्यादातर लोग हैं सर दोबारा फॉर्म भरते हैं, आपने सही कहा, सारे लोग फॉर्म भरते हैं, भले ये कहें कि हमें देना नहीं है, ये वो है। तो फॉर्म भरा है आपने, तो तैयारी ईमानदारी से कीजिए, खुद को जस्टिफाई कीजिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, और खुद को जांचिए कि मैंने कहाँ गलती की है। मैंने एडवर्टीजमेंट 47 की बात बता रहा हूँ, मेरी इंटरव्यू की तैयारी ठीक नहीं थी। फिर मैंने एडवर्टीजमेंट 50 के लिए सर, मैंने एक टॉपिक को चुना कि मुझे इस टॉपिक पे पढ़ाना है, और मैंने ये स्ट्रेटजी समझ ली। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जैसे एग्जाम की डेट आ जाएगी और रिटन एग्जाम हो जाएगा, तो एक वीडियो सेपरेटली इंटरव्यू के ऊपर बनाई जाए। मैं इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, मैंने 2 इंटरव्यू फेस किए हैं सर। मैं बहुत अच्छे से उसके बारे में बता सकता हूँ, एक्सपीरियंस जैसे शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बात भी की, उन्होंने भी कहा कि बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। तो मैंने ये देखा कि मेरी गलती थी। उसके बाद में मैंने सर एक सेक्शन को चुना, ज्योग्राफी वाले लोग समझेंगे, मैंने कार्टोग्राफी ऐसा टॉपिक चुना पढ़ाने के लिए इंटरव्यू में, जो अनकन्वेंशनल है, लोग ज्यादातर उसको चुनते नहीं है। मैंने ये भी जान लिया कि जिस टॉपिक को आप पढ़ाना जाते हो, पैनल ज्यादातर उसी के आसपास से क्वेश्चन पूछता है। मैंने उस सेक्शन को इतना अच्छे से तैयार किया, इतना थॉरली तैयार किया, कि मैंने ये मान के चला कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है पैनल। अगर मैं इस चीज को पढ़ाता हूँ, जैसे मान लीजिए आप संस्कृत से हैं, संस्कृत ग्रामर से आप कोई टॉपिक पढ़ाते हो, तो ऑब्वियस है पैनल आपसे ग्रामर से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। वो ये मानता है कि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया ग्रामर, संस्कृत ग्रामर है। तो वैसे ही मैंने कार्टोग्राफी से टॉपिक एक लिया, स्केल को मैंने पढ़ाया। उन्होंने स्केल और से लेकर फिर जितने प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे डीप डीप टोपोग्राफिकल शीट होती है, बहुत सारे डीप क्वेश्चन पूछे। मैं उनके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, जिन क्वेश्चन का जवाब सवाब सब मैं आंसर पहले नहीं दे सका था एडवर्टीजमेंट 47 में। मैंने जो सोच के चला था कि मेरा इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जाएगा, उसी ही डायरेक्शन में गया। उन्होंने वैसे ही क्वेश्चन पूछे, ये जान के कि ये बता नहीं पाएगा, मैंने उन्हीं क्वेश्चन का आंसर किया, और मेरा इंटरव्यू बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा। तो जी मैंने जी। ये नहीं जाना कि करप्शन हुआ, लोगों ने ज्यादा नंबर मिले, उनका फेवर हुआ। तैयारी ऐसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। फिर मैंने उस पर अपनी कमी को सुधारा और तैयारी को बेहतर किया। इस चीज से सारे जो तैयारी के एक्सपीरियंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, सब जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सबसे मेरी ये हम्बल अपील है, और बड़ी
मतलब मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ कि कोई इसमें बनावटीपन नहीं है, कि आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। मैंने एडवर्टीजमेंट 47 के लिए दिया था कि आपने पहले मेहनत की, वो जाया नहीं जाएगी, खराब नहीं जाएगी। आप उसी तैयारी को कंटिन्यू करें और उस एरिया को आप क्रश करें जहां पे आपको कमियां रही हैं। आप खुद को सोचिए बैठ के कि मेरे सॉल्व नहीं हो सका तो किस सेक्शन को मैंने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, जीके में कमी रही है, सब्जेक्ट में कमी रही, आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। और अगर कहीं किसी को इशू आता है तो सर का चैनल है जो बहुत ज्यादा आपको गाइड करता है, बहुत डीपली चीजें बताता है। चैनल से जुड़े रहें। मैं खुद को मानता हूँ कभी कभी हम तैयारी से खुद को हटा हुआ पाते हैं। मैंने ये तैयारी की तो मुझे लगता था कि हम कंपटीशन से दूर हैं। आप जैसे विनीत सर का ये चैनल है जो आपको सीधा सीधा एग्जाम से जोड़ता है। जब आप एग्जाम चैनल से अपडेट रहते हो, कमीशन में क्या चल रहा है, करंट अफेयर में क्या चीजें चल रही हैं, क्या कमीशन से जुड़ी चीजें हैं, जब आप खुद को उससे जोड़ लेते हो तो एक हिसाब से आप कंपटीशन से जुड़ जाते हो, उससे आपको बिल्कुल सही बात। मोटिवेशन मिलता है तैयारी के लिए। सही मैं बात। ये नहीं कहूंगा कि विनीत सर आपको ज्योग्राफी के लिए बताएंगे कि क्या आपको क्या तैयारी कीजिए। विनीत सर से आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप चैनल से जुड़े हो, आपको जानकारियां सारी हासिल हो रही हैं, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो आप मेंटली उससे जुड़े हो। एक एक और मेंटली इंटरेस्ट जुड़ने से बना क्या रहता है होता है। सर, एक इंटरेस्ट बना रहता है। और हाँ व्यक्ति ऐसा होता है कि जो एक उदासीनता, एक नीरसता जो घेरने बिल्कुल लगती है, बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन है सर, ह्यूमन नेचर होता है कि आप थोड़े देर तक दौड़ते हैं उसके बाद थकते हैं। तो उस बिल्कुल थकान को ना होने पाए ऐसी स्थिति के लिए हम लोग जब उसमें काम करते रहते हैं तो व्यक्ति की एनर्जी बनी रहती है किसी काम को करने के लिए। बिल्कुल। यही बात मैं, आपने मेरी लफ्ज छीन लिए, मैं इसी बात को कहना चाहता था कि आप जुड़े रहते हो तो आपका ये महसूस होता है कि मैं कंपटीशन में हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं आउट कंपटीशन से बाहर नहीं हूँ। मैं कंपटीशन हूँ और मैं बीट करता हूँ, मैं कंपटीशन को बीट कर सकता हूँ। उसको उसको खुद पे यकीन रखें और तैयारी को गांठ में बांध लें, रिवीजन बिल्कुल ना छोड़ें। आपने कोई एक टॉपिक को तैयार किया, आपको उस समय लगता है कि मेरा ये तैयार है थोरोली, लेकिन उस पर बिल्कुल उस छलावे पे बिल्कुल ना जाएं, उसको रिवीजन बार बार करते रहें। बैक जो आप स्टडी करते आ रहे हो, संडे का दिन मैं तो ये मानता हूँ संडे में दिन नई चीज बिल्कुल ना पढ़े, पूरा दिन रिवीजन के लिए दें, तो सारी चीजें पूरे हफ्ते में आपने पढ़ी है। और दोबारा तीन तीन बिल्कुल बार सर। 10 बार 8 बार 12 बार जितना रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करें। ये स्ट्रेटजी दोनों भी अप्लाई होती है, चाहे वो जीके का सेक्शन हो या आपके सब्जेक्ट का हो। रिवीजन के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने मिस किया हुआ, जिन्होंने एग्जाम दिया है, ये वो महसूस करते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझसे आता था और मैंने थोड़ी सी मिस हो गई, ये लग रहा था सी है या डी है और गलती हो गई, मुझसे आता था सर थोड़ा सा और देख लेता यहाँ तो सही अंतिम के जाता। 1 मिनट बचे हैं। तो जी आपने जीएस के बारे में और एग्जाम के बारे में आपने चैनल पे बताया। व्यूअर्स को बहुत कम चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कम टाइम में चाहिए होती हैं, इसलिए आप जी जी। चैनल पे आए सर। आपने बहुत बढ़िया सी चीजें शेयर की। आगे एक वीडियो और लेके आएंगे। आपका चैनल पे आने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।